स्टूडेंट, मैं अरुण जहांगीर एक बार फिर से आईपीएस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन देख रहे थे विसरण के बारे में, ठीक है। और विसरण के बारे में आपने कहां तक पढ़ लिया था बेटा? कि विसरण के बारे में आपने पढ़ लिया था, उसके सिग्निफिकेंस, ठीक है, और डिफ्यूजन प्रेशर, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। इसके बाद आपने पढ़ा था ऑस्मोसिस, ठीक है, और ऑस्मोसिस के अंदर आपने पढ़ा था सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि उनके विलयन। तो विलयन कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? 3 प्रकार के। कौन कौन से बताए थे? समपराशरी, अल्पराशरी, अतिपराशरी, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण के प्रकार। तो बेटा परासरण के प्रकार के बारे में अगर अपन देखते हैं तो परासरण कितने प्रकार का होता है? परासरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है एंडोऑस्मोसिस, और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में अंतःपरासरण। क्या बोलते हैं इसे? अंतःपरासरण। और एक्सोऑस्मोसिस को बोलते हैं हिंदी में बाह्य परासरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाह्य परासरण। अब देखिए बेटा, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ, और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, ठीक है। तो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है? यदि किसी कोशिका को, ठीक है, यदि किसी कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में, ठीक है, अल्पपराशरी विलयन में रख दिया जाए। विलयन याद रखना बेटा आपको मेन चीज़। यदि किसी कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रख दिया जाए, ठीक है, यदि किसी कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रख दिया जाए तो जल के अणु विलयन से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो जल के अणु विलयन से, कौन से विलयन से? अल्पपराशरी विलयन से। तो जल के अणु अल्पपराशरी विलयन से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है बेटा। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेना। यदि किसी कोशिका को, ठीक है, यदि किसी कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रख दिया जाए तो जल के अणु अल्पपराशरी विलयन से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अगर उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो बेटा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? यदि पानी के अंदर पानी में किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना, ये बेटा किसका उदाहरण है? एंडोऑस्मोसिस का उदाहरण है, ठीक है। यदि पानी के अंदर किशमिश को डाल दिया जाए तो आप क्या देखते हो? कुछ टाइम बाद किशमिश फूल जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है? एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अब आ जाइए इधर की तरफ, बाह्य परासरण। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट प्रोसेस होती है एक्सोऑस्मोसिस के अंदर। तो करना क्या है यहाँ पर? यदि किसी कोशिका को अतिपराशरी, यदि किसी कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रख दिया जाए तो जल के अणु कोशिका से विलयन में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जल के अणु कोशिका से विलयन में बाहर आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे
उदाहरण क्या हो जाएगा इसके अंदर, शर्करा के घोल के अंदर, शर्करा के घोल में, शर्करा के घोल में अंगूर का पिचकना, अंगूर का पिचकना। तो ये किसका उदाहरण है बेटा, एक्सोऑस्मोसिस का उदाहरण है। ठीक है, आ गया समझ। एक्सो का मतलब बाहर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ देखना, आपको पराशरण के अंदर हमेशा ये बात नोटिस करनी है, क्या कि पराशरण के अंदर जो जल के अणु है ये कम सांद्रता से और अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो पराशरण की क्रिया में जो जल के अणु हैं वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से, अल्प पराशरी विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो कोशिका की सांद्रता ज़्यादा थी, ठीक है बेटा, और अल्प पराशरी विलयन की सांद्रता क्या थी, कम थी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो वहाँ मतलब ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ आना चाहिए जल तो, लेकिन नहीं। प्रक्रिया अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, पराशरण के। ठीक है, तो पराशरण के अंदर क्या बताया मैंने अभी आपको कि पराशरण में जल अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, तो अल्प पराशरी विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जल के अणु। ठीक है बेटा, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखते हो क्या कि पानी में किशमिश का फूलना। ठीक है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा पानी में किशमिश का फूलना, अंतःपराशरण का या एंडोऑस्मोसिस का। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अति पराशरी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से ज़्यादा होती है उसे अपन बोलते हैं अति पराशरी विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब एक कोशिका को आप अति पराशरी विलयन के अंदर रख रहे हो तो अति पराशरी विलयन की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका की सांद्रता कम है। तो मैंने आपको बताया है कि जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो कोशिका से निकल करके जल के अणु और कहाँ पर आ जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, यानी कि अति पराशरी विलयन के अंदर आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देखते हो, शर्करा के घोल में अंगूर का पिचकना। ठीक है बेटा, शर्करा के घोल में अंगूर का पिचकना। तो पता हो गया पराशरण के प्रकार। तो पराशरण दो प्रकार का होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इनके सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी कि पराशरण के महत्व के बारे में देखते हैं बेटा। पराशरण का महत्व, पराशरण का महत्व। तो बेटा पराशरण का महत्व क्या क्या हो सकता है, क्या क्या में काम आता है पराशरण। तो देखिए बेटा नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मूल रोम जो होते हैं पौधों के अंदर, 11th क्लास के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण पराशरण द्वारा होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना महत्व के अंदर, मूल रोम जो जल का अवशोषण करते हैं वो कौन सी क्रिया द्वारा करते हैं, पराशरण की क्रिया द्वारा करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एक कोशिका को या कोशिका को स्फीत बनाए रखने में, स्फीत बनाए रखना, ये भी किसके द्वारा संभव है बेटा, पराशरण के द्वारा। स्फीत का मतलब फूली हुई कोशिका,
ठीक है। तो स्फीत बनाए रखना ये भी किसके द्वारा संभव है? परासरण के द्वारा संभव है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 3 आपके हिसाब से क्या हो सकता है बेटा? तो तरुण कोशिकाएं होती है, यंग जो सेल्स होती है, उनकी वृद्धि भी किसके द्वारा संभव है? परासरण के द्वारा। ठीक है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि किसके द्वारा संभव है? परासरण के द्वारा संभव है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि किसके द्वारा संभव है? परासरण के द्वारा संभव है। ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो पौधों में हिमकरण व शुष्कन, नंबर 4 पर क्या हो जाएगा? पौधों में हिमकरण व शुष्कन। अब देखिए थोड़ा सा एक बार समझना, हिमकरण क्या होता है और शुष्कन क्या होता है। पौधों में हिमकरण व शुष्कन के प्रतिरोधी या प्रतिरोध बनाता है। मतलब पौधों के अंदर परागण एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करता है, हिमकरण का मतलब बर्फबारी क्षेत्र में, जहाँ पौधे बर्फबारी क्षेत्र में आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हो। शुष्कन जहाँ पर वर्षा कम मात्रा में होती हो, ठीक है, यहाँ पर पौधों को जल बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता हो, वहाँ पर भी परागण के द्वारा ये पौधे अपने आप को जीवित रख पाते हैं। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह किसके द्वारा संभव है? परागण के द्वारा संभव है। अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह होता है तो वो भी किसके द्वारा संभव है बेटा? परागण के द्वारा संभव है। तो ध्यान रखना है आपको 5 पॉइंट कौन कौन से हैं परागण के महत्व के अंदर। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है, कोशिका को स्थित बनाए रखना, तरुण कोशिकाओं की वृद्धि, पौधों में हिमकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, ठीक है, और एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जल का प्रवाह है। तो पाँचों के पाँचों पॉइंट आपको ये याद रखना परागण के महत्व के अंदर। ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस को हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव कुंचन। क्या बोलते हैं इसे? जीवद्रव कुंचन और जीवद्रव विकुंचन। ठीक है, जीवद्रव कुंचन और जीवद्रव विकुंचन। जीवद्रव का सिकुड़ना और जीवद्रव का फैलना। ठीक है, आपको 2 पॉइंट याद रखना है अपन मेन तौर पे। अगर कुंचन हो रहा है तो जीवद्रव सिकुड़ रहा है, और विकुंचन हो रहा है तो अपनी पुनः स्थिति में वापस जा रहा है, यानी कि फैल रहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए आपको जीवद्रव कुंचन को यानी कि परिभाषित कैसे करना है। आपको यहाँ पर देखिए, यदि एक पादप सेल को, ऐसा मैंने क्यों बोला है, जंतु कोशिका को क्यों नहीं रख सकते अपन, ठीक है, उसका कारण आपको मैं अभी थोड़ा जस्ट इसके आगे बताऊंगा। ठीक है, यदि
यदि एक पादप कोशिका को अधिक समय तक यदि एक पादप कोशिका को अधिक समय तक अतिपराशरी विलयन में रखा जाए, ठीक है, यदि एक पादप कोशिका को अधिक समय तक अतिपराशरी विलयन में रखा जाए, ठीक है। अब विलयन के अंदर अगर आप रखते हो, ठीक है, कौन से विलयन के अंदर? अतिपराशरी विलयन के अंदर रखते हो, तो फिर आप क्या देखते हो? रखा जाए तो जल के अणु क्या होंगे बेटा? विलयन कौन सा है? अतिपराशरी विलयन है, मतलब सांद्रता कैसी है इसकी? ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? कोशिका की अपेक्षा। तो जल के अणु कहाँ से कहाँ जाएंगे परासरण के अंदर? जल के अणु कहाँ से कहाँ जाएंगे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो मैंने बताया यहाँ पर, तो जल के अणु कोशिका से, ठीक है, कोशिका से बाहर निकलते हैं। तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं। और अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना पॉइंट को। जब जल के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि एक सेल्स के अंदर, ठीक है, एक लिविंग सेल के अंदर जल की मात्रा लगभग 80% से 90% जल की मात्रा होती है। किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, जीव द्रव्य के अंदर। अब जल के अणु कोशिका से बाहर निकल रहे हैं, कहाँ पर? सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर आपको क्या देखना है? तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं और उनका जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है। जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है। अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर देखो, थोड़ा एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक कोशिका है और बेटा इसकी कंप्लीट इस सेल्स के अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन तक भरा हुआ है। बीच में आपको पता है इसका सेंटर होता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर भी जीव द्रव्य भरा रहता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जो ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल को मैंने क्या कर दिया? अतिपराशरी विलयन में रख दिया थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ कि इसके अंदर यानी कि जो इसका जीव द्रव्य है, इसमें मौजूद जो जल है वो बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। H2O इसका बाहर निकल जाता है, तो शेष बचता क्या है इसके अंदर? जीव द्रव्य। तो फिर क्या मैंने क्या बताया यहाँ पर देखिए, तो और उनका जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है। तो जीव द्रव्य जब सिकुड़ेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन से यानी कि यहाँ से हट करके और कहाँ पर आ जाएगा? बिल्कुल इसके सेंटर वाले भाग के अंदर आ जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है, ठीक है बेटा। और अंत में सेल मेम्ब्रेन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा कोशिका झिल्ली। याद रख लेना दोनों वर्ड। ऐसे बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर 70% आपको इंग्लिश पढ़नी होती है, ठीक है। और अंत में सेल मेम्ब्रेन से पृथक होकर
यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया बेटा यहाँ तक फैला हुआ होता है, तो इससे हट करके यानी कि पृथक होकर मध्य में एकत्रित हो जाता है। मध्य में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और जब मध्य में जीव द्रव एकत्रित हो जाता है तो इसी क्रिया को तो क्या बोलते हैं बेटा, इसी क्रिया को अपन बोलते हैं जीव द्रव कुंचन, यानी कि जीव द्रव का सिकुड़ना। देखिए यहाँ पर ये जीव द्रव पूरी संपूर्ण सेल के अंदर फैला हुआ था, जब जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो ये जीव द्रव निकल पूरा हट करके सेल मेम्ब्रेन से और बीच में आकर के एकत्रित हो जाता है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर नोटिस कराई है क्या, यदि एक पादप कोशिका को अधिक समय तक अतिपराशरी विलयन में रखा जाए तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं और उनका जीव द्रव सिकुड़ने लगता है और अंत में सेल मेम्ब्रेन से पृथक होकर या अलग होकर के मध्य में एकत्रित हो जाता है, जिसे जीव द्रव कुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। और ऐसी कोशिका, कौन सी कोशिका जिसके अंदर क्या कौन सी प्रोसेस चल रही है, जीव द्रव कुंचन की, तो ऐसी कोशिका को और ऐसी कोशिका को जीव द्रव और ऐसी कोशिका को जीव द्रव कुंचित कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये है जीव द्रव कुंचन। ओके, अब अपन देखते हैं जीव द्रव विकुंचन। ठीक है, तो जीव द्रव विकुंचन क्या होता है, वापस से जीव द्रव का फैलना। तो अब आप क्या करोगे, जो ये जीव द्रव कुंचित कोशिका होती है, इस जीव द्रव कुंचित कोशिका को आप फिर क्या करोगे, अल्प पराशरी विलयन के अंदर रखोगे। पहले आपने कौन से विलयन के अंदर रखा था, अति पराशरी विलयन के अंदर। देखिए बेटा यहाँ पर अति पराशरी विलयन के अंदर आपने रखा था, तो आपने क्या देखा कि वाटर मॉलिक्यूल निकल करके सेल से बाहर आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर और उसका जीव द्रव सिकुड़ जाता है। तो इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। अब जो ये जीव द्रव कुंचित कोशिका है, इस जीव द्रव कुंचित कोशिका को फिर क्या करोगे आप, इस कोशिका को अल्प पराशरी विलयन के अंदर रखोगे। कौन से विलयन के अंदर, अल्प पराशरी विलयन के अंदर रखोगे। ठीक है, जब अल्प पराशरी विलयन के अंदर इस कोशिका को रखते हैं तो फिर अपन क्या देखते हैं, इसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया होती है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से और कहाँ प्रवेश कर जाते हैं बेटा, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब कोशिका के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रवेश कर रहा है तो लाजमी सी बात है, जो उसका सिकुड़ा हुआ जीव द्रव है वो वापस से पुनः फैलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसे अपन फिर क्या बोलेंगे, जीव द्रव विकुंचन। कैसे परिभाषित करोगे, देखिए बेटा यहाँ पर, यदि जीव द्रव कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए तो जल के अणु अल्प पराशरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जिससे उनका जीव द्रव पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, जीव द्रव विकुंचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक प्रयोग किया गया था। देखिए बेटा, जीव द्रव प्रक्रिया का प्रदर्शन, जीव द्रव प्रक्रिया का प्रदर्शन किसके अंदर किया गया था, एक पादप था, कौन सा, रोहियो डिस्कलर। ठीक है, कौन सा पादप था, रोहियो डिस्कलर। और जो रोहियो डिस्कलर है, इस पादप की पत्ती
मान के चलो ये प्लांट है, ठीक है, और इसकी जो पत्ती होती है, ठीक है, इस पत्ती की निचली एपिडर्मिस, अब देखिए बेटा यहाँ पर मान के चलो ये एक प्लांट की पत्ती है, ठीक है, और इस प्लांट की पत्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये इसकी ऊपरी एपिडर्मिस हो जाएगी, ये इसकी निचली एपिडर्मिस हो जाएगी। जो इसकी निचली एपिडर्मिस होती है ये बैंगनी कलर की होती है, किसकी? रोहियोडिस्कलर पौधे की, ठीक है। रोहियोडिस्कलर पौधे की जो पत्ती है उसकी निचली एपिडर्मिस बैंगनी कलर की होती है। उस एपिडर्मिस के दो टुकड़े कर लिए गए, कौन सी वाली के? निचली एपिडर्मिस के दो टुकड़े कर लिए गए, ठीक है। समझना है यहाँ पर एक बार फिर से, तो रोहियोडिस्कलर की पत्ती, ठीक है, और पत्तियों की निचली एपिडर्मिस, निचली एपिडर्मिस, ठीक है। निचली एपिडर्मिस जो कि कैसे कलर की है? बैंगनी कलर की है, पर्पल कलर की है, ठीक है। तो निचली एपिडर्मिस के दो टुकड़े कर लिए गए, मान के चलो एक तो ए है और एक बी है। निचली एपिडर्मिस के दो टुकड़े कर लिए गए, ठीक है, एक तो ए मान लिया और दूसरा बी मान लिया, ठीक है। बुक में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं अपन अभी, ठीक है। बुक में तो आपको ये डायरेक्टली इसकी थ्योरेटिकल डाल रखा है कि भाई निचली एपिडर्मिस के दो टुकड़े कर लिए जाते हैं, एक टुकड़े को जल के अंदर, दूसरे टुकड़े को शर्करा के घोल के अंदर रखा जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप समझना मेरे तरीके से, तो पत्तियों की जो निचली सतह है, यानी निचली जो एपिडर्मिस है जो कि बैंगनी कलर की होती है, उसके दो टुकड़े कर लिए जाते हैं, ए और बी। जो ए टुकड़ा है इसको किस में रख दिया मैंने? जल के अंदर, ठीक है। ए टुकड़े को किस में रख दिया? जल के अंदर रख दिया। और बी टुकड़े को मैंने किस में रख दिया? शर्करा के घोल के अंदर रख दिया, ठीक है। एक को तो रख दिया जल के अंदर और बी को रख दिया शर्करा के घोल के अंदर, ठीक है बेटा। तो अब देखिए अपन क्या देखते हैं, जो ए टुकड़ा यानी कि जो जल के अंदर मैंने रखा था उसका जो जीव द्रव्य है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो शर्करा के घोल के अंदर मैंने रखा है ए टुकड़ा, उसका जीव द्रव्य सिकुड़ा हुआ पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ए सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाते हैं, कहाँ पर? सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो उसका जीव द्रव्य होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। और शर्करा के घोल में जो टुकड़ा रखा था मैंने बी वाला, इसका जीव द्रव्य क्या होता है? फैला हुआ पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। इसको एक बार फिर से अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।